क्यों भाई, किसी से हो पा रहा है? जाली जो सेल है, देखो ये पूरा जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिखा रखी है, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को। उसके अंदर जो रेजिस्टेंस, ये जो मार्क है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये ईएमएफ है बैटरी का, जैसे 20 वोल्ट। और यहाँ पे जो है ये 8 वोल्ट की सेल है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम। ये बताओ मुझे, ये दोनों अपोजिशन में है कि सीरीज में लगी हुई हैं, ये बताइए। अपोजिशन में ना, बिकॉज पॉजिटिव वाला साइड किसके साइड में है, पॉजिटिव से टच में है, और निगेटिव वाला किसके टच में है, निगेटिव के टच में है। यानी कि एक दूसरे को अपोज कर रही होंगी, या फिर कह सकते हो ये। अब बताओ कौन सी चार्ज हो रही होगी बैटरी, कौन सी डिस्चार्ज हो रही होगी, बताइए। सर 8 वोल्ट चार्ज हो रही होगी। ये कम वाली हमेशा चार्ज होती है, ज़्यादा वाली डिस्चार्ज होती है, अगर अपोजिशन का केस होता है। इतनी बात तो सब जानते हो। अब मेरा एम क्या है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सॉरी कैपेसिटर बता रहा हूँ, ये जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंसेज, इनके अक्रॉस कितना, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। इसके यानी इस पे और इस पर कितना करंट फ्लो होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अब ज़रा गौर करो, तो सबसे पहले करंट की वैल्यू, टोटल करंट की सर्किट का कितना है वही पता कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल करंट सर्किट का कितना हो जाएगा, टोटल करंट बताइए। नेट ईएमएफ, सर नेट ईएमएफ रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, ये तो फॉर्मूला होता ही है, ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला एक तरीके से। तो टोटल रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा भैया, नेट ईएमएफ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट ईएमएफ, 20 - 8 है ना भाई, 20 - 8, बिकॉज अपोजिशन में है। अगर यही चीज़ सीरीज में होती 20 + 8 होता, ठीक है। तो 20 - 8 कितना होता है, 12, यानी कि 12 वोल्ट इस सर्किट का नेट ईएमएफ है। तो नेट रेजिस्टेंस भी पता कर लेते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे, ये 1 ओम है, ये तीनों तो साफ साफ लग रहे हैं पैरेलल में है। क्यों, ये मैंने क्यों बोला कि पैरेलल में है, देखो हमेशा जो नेट करंट होता है वो किससे निकलता है, पॉजिटिव वाले से ही निकलता है। ये आई जो है, जब नेट करंट हम निकालेंगे, वो आई कहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव के पॉजिटिव, जो आपका हायर पोटेंशियल वाला या फिर हायर ईएमएफ वाला जो सेल होगा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेट करंट निकलता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं से भी निकाल दूँ, मैं यहाँ से भी निकाल सकता था। और ये करंट की जो डायरेक्शन है, एरो दे रखे हैं, क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन। तो कहीं भी थोड़ी ना है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं, देखो ऐसे आ रहे हैं कि नहीं करंट, ऐसे भी तो जा सकता था, इस वाले इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा होता, लेकिन नहीं जा रहा है ना। तो हमेशा याद रखना ये चीज़, अपोजिशन में जब होता है तो जिस सेल का ईएमएफ ज़्यादा होता है उसी से नेट करंट निकलता है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसकी डायरेक्शन, क्योंकि किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे हम, तो सर्किट जब सॉल्व करने होंगे तो पता होना चाहिए, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेट ईएमएफ की वैल्यू ये हो गई। अब ये करंट आएगा, यहाँ पे 3 ब्रांचेज हैं, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, यानी तीनों पे अलग अलग करंट जा रहा है, 12, 6 और 4 पे। ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस वाले के सीरीज़ में होगा, इसके सीरीज़ में होगा, इसके सीरीज़ में होगा, ठीक है ना। तो नेट करंट कैसे पता करोगे, नेट सॉरी नेट रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे, पहले इनका नेट क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। इस वाले ये तीन जो पैरेलल लगे हुए हैं, तो लिख लेता हूँ 12 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। तो इनका नेट ईएमएफ नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सपोज आर डैश है, इनका नेट रेजिस्टेंस कितना है आर डैश, तो 1/12 + 1/6 + 1/4। तो ये 11, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, ये आपका आ गया 6 से, ये 3 से, ये 2 से, 2 से गया 3, 1 सॉरी 3, 1, 3 से चला जाएगा 1, 1, 1, 12 इसका आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये 1 + 2 + 3, तो ये 6/12, 1/2, तो 1/r डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो r डैश की वैल्यू जाएगी 2। 2 ओम आपका आ जाएगा, या इस तीन जो ब्रांचेस गई हैं, या फिर तीन जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं, उनका नेट रेजिस्टेंस। अब इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा इन तीनों के पैरेलल का, वो इसके और इसके और इसके आपस में सीरीज में होगा। तो नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते, आ जाओ। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r डैश + 2 + 5 + 1, इसको नोट करो। तो r डैश की वैल्यू आई है 2 + 2 + 5 + 1, तो 4 + 5 10 ओम। 10 ओम इस पूरे सर्किट का क्या हो गया, नेट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट ईएमएफ की वैल्यू 12 वोल्ट हो जाएगी, और नेट रेजिस्टेंस 10 हो गया, तो 1.2 एम्पियर का करंट इस सर्किट से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अब बताओ इस पे करंट कितना जाएगा, इस पे करंट कितना होगा, इस पे कितना करंट होगा, बताइए। सीरीज वाले में तो सब में सेम होगा, ये तो बात क्लियर है। इन पे कितना करंट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कंबाइंड पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, या फिर इसके कंबाइंड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पता कर लेते हैं। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, इस पर और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। और वो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वही इसके कंबाइंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। और इसके कंबाइंड पे कितना करंट जा रहा होगा, यानी कि आर डैश पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, आर डैश पे कितना करंट जा रहा होगा, बताइए। इसका जो कंबाइंड है, इसका जो कंबाइंड आर डैश आया है, इस पर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, सर 1.2। आई ही, यानी आई करंट ही फ्लो हो रहा होगा, जो नेट करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें मुझे नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है और करंट की वैल्यू पता है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर डैश कितना हो जाएगा,
क्या फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का? आर आई होता है, यानी कि आर डैश आई। ये बात ध्यान रखनी होती है बहुत, हालांकि टेंथ की लेवल की बातें हैं ये सब, ये जो मैंने बात बताई है। आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 2 ओम और 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? ये आंसर मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, 2.4 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर डैश पता चल गया, तो अब तो करंट भी पता चल जाएगा। यही जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा। अभी मैं समझा दूंगा तुम्हें। इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा। होगा कि नहीं होगा? पैरेलल में सेम रहता है ना। तो करंट थ्रू 12 ओम, तो करंट थ्रू 12 ओम कितना हो जाएगा? वी अपॉन आर, यानी जो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इसके बराबर होगा, यानी 2.4 अपॉन करंट जो भी फ्लो रहा होगा, सॉरी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना करंट का फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस कितना है? 12, तो 2.4 अपॉन 12 कितना हो जाएगा? 0.2 0.2 एम्पियर। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया? ठीक है, 0.2 एम्पियर आपका इसके थ्रू हो जाएगा। 6 ओम के थ्रू कितना हो जाएगा करंट थ्रू? तुम पहले नोट डाउन, मनीष नोट डाउन कर लो तुम, उसके बाद मैं समझा दूंगा। करंट थ्रू 6 ओम कितना हो जाएगा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका वो 2.4 ही रहेगा, बस रेजिस्टेंस से डिवाइड करते जाओ यार, तो कितना हो जाएगा ये? 0.4 एम्पियर। ठीक है, उसी तरीके से अब करंट थ्रू 4 ओम के थ्रू करंट कितना हो जाएगा? जो भी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही है 2.4, और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 0.6 ओम। अब जरा देखना काम की चीज़, 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.2 करो, 1.2 ही के बराबर आ रहा होगा। टोटल करंट किसके बराबर होगा? इसके करंट प्लस इसका करंट प्लस इसका करंट, तो देख लो जरा ध्यान से देख लो, 0.2 प्लस 0.4 0.6, 0.6 प्लस 0.6 1.2 आ रहा है, तो अपने आप आ जाएगा। अच्छा, इसके थ्रू करंट कितना जाएगा? तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, बताइए, जितने भी ये इंटरनल, 7.2 भाई इन पे तो सेम ही करंट जाएगा ना, सीरीज में ये सब, इन पे करंट तो 1.2 ही जा रहा होगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ करंट, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, तो दिखेगा, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, करंट थ्रू 2 ओम, 5 ओम एंड 1 ओम इज सेम, दैट इज 1.2 एम्पियर। बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये भी बताना है हमें। लास्ट लाइन जो उसमें पूछी गई है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। 2 ही बैटरी हैं, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो पता करो भाई। पहले करते हैं 20 वोल्ट की बात। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 वोल्ट बैटरी कितना हो जाएगा भाई? बताइए। ये बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। देखो इससे करंट निकल रहा है। कार में जब कार में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो कैसे चार्ज करते हैं उसको? या तो भाई इन्वर्टर लगा दो जाके बैटरी। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरी कार आती है, उससे बैटरी से 2 तार होते हैं, बैटरी जो उसमें लगी होती है, जिसमें चार्ज गाड़ी चल रही होती है, उसमें जो बैटरी लगी होती है उससे 2 तार निकाल के पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, उस बैटरी से करंट उस वाली बैटरी में जो डिस्चार्ज है उसमें फ्लो होने लगता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, जो दोनों डिस्चार्ज बैटरी है। इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये डिस्चार्ज वाली है और ये चार्ज वाली है, डी सी। ठीक है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये तो डिस्चार्ज होने लगती है और ये चार्ज हो जाती है कुछ टाइम बाद। ठीक है, डिस्चार्ज पूरी तरीके से नहीं होती है, पहले इतनी हो जाती है, फिर कार में क्या मैकेनिज्म होता है कि जैसे चलती रहेगी वो डिस्चार्ज इतनी जल्दी नहीं होती है, तो थोड़ा चार्ज इसने दिया, इसको स्टार्टिंग के लिए मिल गई पावर, अपना चार्ज होती रहती है। ठीक है, ये यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एक तरीके से। तो एक बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इससे करंट निकल रहा है, और किसमें इंटर कर रहा है? इस वाली बैटरी में। ज़्यादा ईएमएफ वाली बैटरी से कम ईएमएफ वाली सेल पे करंट जा रहा है, यानी ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज के केस में अभी तक हम डिस्चार्ज वाला ही पढ़ा था, यानी कि इससे करंट विड्रॉ हो रहा है, ऐसा समझो, इससे करंट विड्रॉ हो रहा है और इसमें इंटर कर रहा है। ठीक है, तो जिससे विड्रॉ हो रहा होता है करंट, उसके लिए टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ई माइनस आई स्मॉल आर। ये फॉर्मूला होता है। क्या वैल्यू है? 20। आई की वैल्यू कितनी है? 1.2, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 1, 18.8। ठीक है, इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 18.8। इसके क्रॉस बता करो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 वोल्ट बैटरी, तो ये कितना हो जाएगा? ई प्लस आई आर हो जाएगा। इसको, इस बात को वेरीफाई भी किया जा सकता है किरचॉफ लॉ से। जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे तो इस बात को वेरीफाई किसी दिन करवा देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ई प्लस आई आर ही आएगा, या फिर ऐसे याद रख सकता हो तो रख लेना कि चार्जिंग जो बैटरी कर रही हो रही होती है वो प्लस का साइन आता है बीच में, जो डिस्चार्ज हो रही है जिससे विड्रॉ हो रहा होता है करंट, उसमें माइनस का साइन आता है। तो ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8, और प्लस आई की वैल्यू कितनी है? 1.2, आर की वैल्यू स्मॉल आर की 2 ओम है, तो कितना आ जाएगा भाई? 8 प्लस 2.4 दैट इज 10.4 वोल्ट हो गई। कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक पावर को? जैसे फॉर एग्जांपल 100 वाट का बल्ब है, सपोज 100 वाट का बल्ब है। ठीक, ये वाट मैंने इसलिए पहले बता दिया क्योंकि ऑलरेडी तुम अवेयर हो वाट के बारे में, पहले से जानते हो। कोई बल्ब है 100 वाट का, और एक रेफ्रिजरेटर है
700 वाट का। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों में बताइए? एक 100 वाट का है, एक 700 वाट का है, कोई चीज़, कोई भी अप्लाइंस है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस है, एक 100 वाट का, एक 700 वाट का, क्या बेसिक फ़र्क क्या है दोनों में बताइए? तो बेसिकली पावर क्या होता है, पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद इससे समझाते हैं। पावर क्या होता है कि किस रेट से कोई भी अप्लाइंस एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करके दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, या फिर द रेट एट विच एनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस कंज्यूम्स या डिसिपेट्स एनर्जी। ये क्या करेगी? 100 वाट का क्या करेगा? बेसिकली क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ये पावर का बेसिक हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पावर दो टाइप की होती है, और भी टाइप की होती है, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। हम बात किसकी करें? इलेक्ट्रिक पावर की। ये 100 वाट की जो अप्लाइंस होगी ये क्या करेगी? ये 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी पर सेकंड, ठीक है? 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी पर सेकंड, ठीक है? 700 वाट की क्या कर रही होगी? 700 जूल एनर्जी कर रही होगी पर सेकंड। फ़र्क समझ में आया? या फिर ऐसे बोल सकते हो, ये जो 100 वाट की अप्लाइंस है, ये 100 जूल की एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करके, यानी 100 जूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट कर रही होगी? लाइट एनर्जी में या फिर हीट एनर्जी में, ठीक है? और ये क्या कर रहा होगा? रेफ्रिजरेटर 700 जूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करके किस में दे रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है? आपको हीटिंग, वो कहते हैं, आपको ठंडा कर रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है, उसको, उसके लिए एनर्जी ले रहा है। तो दोनों में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कौन सी कंज्यूम हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर डिसिपेट, इसको क्या बोलते हैं? डिसिपेशन। क्या बोलते हैं? डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? खर्च करना एनर्जी को। तो बेसिकली पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर, कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस किस रेट से एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, खर्च कर रहा है। ये किस रेट से, बल्ब किस रेट से खर्च कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। भाई तुम बल्ब ऑन करते हो तो बेसिकली कंज्यूम क्या कर रहा है वो? इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम कर रहा है वो। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है किस रेट से? 100 जूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है पर सेकंड, और किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट और लाइट में। बल्ब यही तो करता है। ये क्या करता है? रेफ्रिजरेटर आपको कंप्रेस करके जो भी करता है, ठंडा करता है। तो जो भी इसमें कंप्रेसर जो भी उसकी एनर्जी लेता हो, तो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करके अलग अलग दूसरी दूसरी फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हीटर क्या करेगा? जैसे हीटर का है 17, या फिर इलेक्ट्रिक केटल की बात कर लूँ मैं, 1700 वाट की है सपोज, तो ये क्या कर रही होगी? 1700 वाट का या फिर 1700 जूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी पर सेकंड टू कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। केटल क्या करती है? हीट में ही तो कन्वर्ट करती है। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर किसी भी डिवाइस का या फिर इलेक्ट्रिक अप्लाइंस का क्या होता है, किस रेट से वो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कर रहा है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि द इलेक्ट्रिक पावर मे बी डिफाइंड एज द रेट एट विच एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट और एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस डिसिपेट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है? या फिर इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम भी लिखा जा सकता है। तो कोई भी डिवाइस का पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या बोला जाएगा कि किस रेट से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। भाई बिजली तुम जैसे कोई चीज़ लगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम कर रहा होगा वो, बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस लगाओगे तो क्या चीज़ कंज्यूम कर रहा होगा? इलेक्ट्रिसिटी तो ले रहा होगा, और तुम्हें क्या आउटपुट क्या दे रहा होगा? कुछ दूसरा, कुछ दूसरी चीज़ दे रहा होगा, जिसके लिए तुमने चीज़ खरीदी है वो। जैसे तुमने लाइट किस लिए खरीदी? बल्ब किस लिए खरीदा? लाइट देने के लिए। रेफ्रिजरेटर ठंडक देने के लिए। ब्लोअर किस लिए खरीदा है? गर्मी देने के लिए, ठीक है ना? तो उसका जो बेसिक सोर्स क्या है, वो खाता क्या है? वो डिसिपेट क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। खर्च क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो किस रेट से खर्च कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वही क्या बोली जाती है? उसकी पावर बोली जाती है। पावर में लिखना चाहो लिख लो, द रेट एट विच work is done by a source of EMF, work is done by a source of EMF, source of EMF in maintaining a in maintaining a in maintaining an लिखो, in maintaining an electric current through a circuit, electric current through a circuit is called electric power of the circuit, is called electric power of the circuit. एक और डिफिनीशन इसकी जो मैंने बताई थी वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कहने का मतलब कितना किसी भी अप्लायंस को वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन करने के लिए। सीधी सी बात, जब तक तुम्हारी जो कोई भी चीज़ चलाओगे, कब तक बिजली चूसेगा वो तुम्हारी? जब तक तुम उसको चलाओगे। तो जब तक तुम चलाओगे डिवाइस तभी तक तो वो बिजली आपकी कंज्यूम करेगा। बल्ब जैसे ऑन किया तुमने, जब तक ऑन रहेगा तो करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा ना। तो वही बात बोली गई है कितना, और लेकिन उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा ना पूरे उसको, जो भी यहाँ पे एसी सोर्स है। हालांकि द रेट एट विच एन अप्लायंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी into other form of energy is called electric power, is called its electric power.
तो पावर का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू अपॉन टी, यानी वर्क अपॉन टाइम। अभी मैं बात कर रहा हूँ चार्जेस के रूप में, या चार्जेस के उसमें एस्पेक्ट में, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस के उसमें, बताइए। सपोज कोई बैटरी है, इसका ईएमएफ क्या है, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वी, और एक रेजिस्टेंस है आर, यानी कोई भी रेजिस्टेंस का मतलब कोई भी अप्लाइंस है, तो इससे करंट फ्लो होगा आई, ठीक है। ये अप्लाइंस क्या करेगा, आई करंट कंज्यूम करेगा या फिर फ्लो करेगा इसके थ्रू करंट आई। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज, यही तो होता है वर्क का फॉर्मूला। बैटरी से चार्ज निकलेगा कि नहीं, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज, ठीक है। तो क्यू अपॉन टी क्या होता है, करंट, चार्ज मल्टीप्लाई चार्ज अपॉन टाइम ही तो करंट होता है। तो पावर का एक फॉर्मूला आया वी इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस है, आर के क्रॉस, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ही तो लगा है इसके अप्लाई, और करंट क्या है इस पर्टिकुलर जो भी अप्लाइंस है या फिर रेजिस्टेंस है इस पर जो करंट फ्लो रहा होगा। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं बताइए, वी की जगह मैं क्या रख दूँ, आई आर, आई अपॉन सॉरी आई आर रख सकता हूँ, वी की जगह मैं आई आर पुट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ कि जिससे कि अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे तो इससे उसमें फॉर्मूले बनाएंगे। और क्या फॉर्मूला हो सकता है बताइए, यहाँ से ही देखो जरा, कहीं से देख लो यार, आई की जगह क्या रख सकते हैं, वी अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा कि नहीं फॉर्मूला। अरे आई की जगह मैंने क्या रख दिया, वी अपॉन आर, उसका होल स्क्वायर करो तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर, तो क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए हीट प्रोड्यूस होने के 3 फॉर्मूले हमने पढ़ेंगे हम। तो देखो ध्यान रखना जो मैं बताता जाऊँ, पावर के कितने फॉर्मूले हैं, एक वी स्क्वायर अपॉन आर है, एक है पावर का फॉर्मूला वी आई है, एक आया है आई स्क्वायर आर। 3 फॉर्मूले आए कि नहीं पावर के, बताइए। अभी 3 फॉर्मूले हमने पावर के पढ़े हैं, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पी इक्वल टू वी आई और पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अच्छा पावर का फॉर्मूला वर्क के टर्म में क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या है, कितना सोर्स ने, जो भी सोर्स है करंट की जो भी सोर्स है उसने कितना वर्क किया है टू मेंटेन द करंट, वही तो वर्क होता है। ये जितना वर्क किया होगा उतनी हीट जनरेट हुई होगी। कहने का मतलब है यही वर्क किसके बराबर होता है, हीट के बराबर होता है, जो अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ते हैं। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इंटू टी। ये वर्क किसके बराबर है, हीट के बराबर, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर है जो कंज्यूम हुई है। भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द करंट, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। वर्क के 3 काम है, तो हीट एनर्जी के बराबर भी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर भी होता है, ठीक है, 2 काम है इसके। तो डब्ल्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, एच रख दिया। एच क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा कि नहीं। देखो 3 फॉर्मूले बन के आते हैं हीट के, जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल होगी, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, बस कुछ नहीं करना है, पी के बाद टी लगा देना, ये जो फॉर्मूले हैं। तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आई टी। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। क्लियर है, ठीक है। अरे फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं। ये जो हीट जनरेट होगी ये जूल में होगी, किसमें होगी, जूल में। अच्छा अगर हमें हीट जनरेशन का कैलोरी में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 4.18 से डिवाइड कर दो। यही फॉर्मूला, जो हीट जनरेट होगी ये फॉर्मूला किसके लिए है, कितने अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई है जूल में, ठीक है। अगर कैलोरी में पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4.18 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो जूल और कैलोरी में रिलेशन पता है ना, तो बस 4.18 से डिवाइड कर दोगे तो ये कैलोरी में आ जाएगा आंसर। ये 10th में भी पढ़ा होगा, वी स्क्वायर एक फॉर्मूला हो गया वी आई टी अपॉन 4.18, ये कैलोरी में ये भी आंसर है। और आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 4.18, ये भी कैलोरी में आंसर है। इन तीनों फॉर्मूले को, सभी फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। यस सर। अच्छा तो जूल्स, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि हीट जो होगी किसी भी कंडक्टर में, जो हीट जनरेट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, बताइए, करंट के स्क्वायर के, आई स्क्वायर के। कब ये फॉर्मूला, ये बात कब वैलिड है, जब आर एंड टी कांस्टेंट रखे जाएं फॉर गिवन वैल्यू ऑफ, या फिर फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आर एंड टी। सपोज टी, आर एंड टी यानी टाइम, जितने टाइम तक करंट फ्लो करवाया जा रहा है वो कांस्टेंट रखे जाएं 10 सेकंड, तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे उसके स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर कर दोगे उसी के प्रोपोर्शनल होगी हीट उतनी ज़्यादा जनरेट होगी, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये हमने बात कहाँ से ली है, इस वाली इक्वेशन से ली है। और क्या बताओ, एच प्रोपोर्शनल टू आर होगा। देखो देखो अगर आई और टी को कांस्टेंट रखा जाए तो एच किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के, फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आई एन टी। करंट अगर कांस्टेंट है और जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करवाया जा रहा है वो अगर कांस्टेंट है तो हीट जनरेट किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के। तीसरा पॉइंट बताइए, यहाँ पे देखो हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाती है कब, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। हीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर कांस्टेंट
वी। ये कांस्टेंट वी कब रहता है? पैरेलल में। जब पैरेलल में लगाते हैं तो हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। अभी टाइम पे भी आ रहा है। और हीट प्रोपोर्शनल टू टी है, वो तो तीनों में, हीट तीनों में क्या है? प्रोपोर्शनल टू टी है। टी मतलब कितने टाइम के लिए करंट फ्लो करवाया जा रहा है।